Hey buddies, the time given for you was to take the screenshot of this, right? This is my third and last video in the series of Introduction to Biotechnology, lesson number 7, correct? So this is the last video in the series. इसके पहले के अगर 2 वीडियोस आपने नहीं देखे हैं अभी तक तो प्लीज़ गो टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद मुनीरा मैम, टाइप कीजिए, लेसन का नाम टाइप कीजिए, आपको लिंक खुलेगा, right? You can also subscribe to my channel and do not forget to click the bell button to get the notifications first as soon as I upload a video. Okay, so let's come here with introduction. हमने अभी तक के 2 वीडियोस में काफ़ी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमने देखा है, करेक्ट? यहाँ हम अभी क्या पढ़ने वाले हैं? यस, अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड फ्यूल। फ्यूल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या रोल प्ले करता है, करेक्ट? उसके अलावा बायोफ्यूल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का पोल्यूशन कंट्रोल में क्या रोल है, क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है उनकी पोल्यूशन कंट्रोल करने में, इसकी हेडिंग के अंदर हम लैंडफिलिंग साइट्स, सीवेज साइट पढ़ेंगे, क्लीन टेक्नोलॉजी और माइक्रोबायल इनोक्यूलेंट्स के बारे में भी हम जानेंगे, करेक्ट? ये हो जाएगा लेसन एंड हमारा, राइट? हम स्टार्ट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड फ्यूल से। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीथेन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द माइक्रोबायल एक्टिविटी टेक्स प्लेस। जब एग्रीकल्चरल वेस्ट और इंडस्ट्रियल वेस्ट का रिडक्शन होता है, डिकम्पोजिशन होता है, तब मीथेन गैस जनरेट होती है। मीथेन गैस एक ग्रीन एनर्जी के नाम से जानी जाती है। इट्स अ ग्रीन गैस एंड इट कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल, है ना? इथेनॉल हम इतने लेसन की स्टार्टिंग से हम पढ़ रहे हैं। इथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इथेनॉल एक प्रॉमिसिंग फ्यूल है, स्मोकलेस है, राइट? एंड इट इज इको फ्रेंडली। हाइड्रोजन गैस is also called fuel of the future. It is produced by the biophotolysis of water. बायोफोटोलिसिस हम अगर वाटर की कराते हैं तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है और ये बहुत ही बेस्ट गैस है, करेक्ट? बायोफ्यूल की कैटेगरी में अगर हम आते हैं तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है बायोफ्यूल बहुत आसानी से उपलब्ध है, एक ग्रीन फ्यूल है ये, राइट? एंड इजी टू एक्सेस है, राइट? बायोफ्यूल सॉलिड, लिक्विड या गैस में हो सकता है। सॉलिड बायोफ्यूल्स में कोल, काउ डंग या ह्यूमन डंग और क्रॉप रेसिड्यूज आते हैं। लिक्विड बायोफ्यूल में वेजिटेबल ऑयल या अल्कोहल आता है। गैस बायोफ्यूल में गोबर गैस या कोल गैस होती है, करेक्ट? राइट? ये था बायोफ्यूल के लिए थोड़ा सा नॉलेज। अब हम आते हैं पोल्यूशन कंट्रोल में। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, राइट? एट द लैंडफिलिंग साइट्स बायोकेमिकल्स या बायोरिएक्टर्स के जरिए कई बैक्टीरियाज जो बायोरिएक्टर्स का काम करते हैं उन्हें हम लैंडफिल में सोक करते हैं, ट्रीट करते हैं। लैंडफिल किसे कहते हैं हम? बड़ी डंपिंग साइट्स, राइट? जहाँ पे बहुत बड़ा सा एक गड्ढा किया हुआ होता है और उस गड्ढे में बायोडिग्रेडेबल कचरा भर दिया जाता है। इस कचरे में हम ट्रीट करते हैं बायोकेमिकल्स से और बायोरिएक्टर्स से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इस कचरे को ट्रीट किया जाता है। उसके ऊपर एक स्लरी सॉइल की लेयर हम डाल देते हैं। थोड़े ही दिनों में ये जो कचरा है ये कंपोस्ट में, मैन्योर में तब्दील हो जाएगा। इस मैन्योर को हम यूज कर सकते हैं एज अ मैन्योर। साथ ही साथ ये जो डंपिंग साइट थी, ये जो बहुत बड़ा सा हमने कचरे के लिए जो हमने खोदा था, ये हम बार बार रिन्यू कर सकते हैं, हम इन्हें रिन्यू कर सकते हैं, ओके? अगेन Now we
मैनेजमेंट, राइट। सीवेज मैनेजमेंट में क्या है, सीवेज हम किसे कहते हैं, सीवेज यानी ये जो हमारे मैनहोल्स में से कलेक्टेड वाटर है, राइट, नाली का पानी जिसे हम कहेंगे, जो बड़े बड़े नल्लास में बहता है, इसे हम सीवेज कहते हैं, करेक्ट, द वाटर दैट कम्स फ्रॉम आवर होम्स। ये सीवेज को मैनेज करना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है हमारे सभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के लिए, राइट। तो सीवेज मैनेजमेंट में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रीट करते हैं सीवेज वाटर के साथ, जहाँ पे वो रिएक्ट करते हैं और मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। हम ये मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट कर सकते हैं फॉर यूजेस, राइट। अब इसके बाद जो फिनॉल ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया है, जो हमने ट्रीट करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डाला है, उनमें जो फिनॉल ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया है, ये डिकम्पोज करते हैं ज़ेनोबायोटिक केमिकल्स को। ज़ेनोबायोटिक का मतलब क्या होता है ना, ज़ेनोबायोटिक केमिकल्स का मतलब क्या होता है, व्हाट इज अ ज़ेनोबायोटिक। ज़ेनोबायोटिक मतलब वो केमिकल्स जो हमारे इकोलॉजी के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है, उन केमिकल्स को ब्रेक करते हैं, डिकम्पोज करते हैं ये फिनॉल ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया। और जो ये पूरा सीवेज का वाटर है, इसको दो भागों में ये लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। एक तो जो नीचे सेटल हो जाता है भारी सॉइल विद ऑल दिस, इसको हम स्लज कहते हैं। ये स्लज अब डिकम्पोज्ड पार्ट है, राइट। इसको हम सुखा के एज अ फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं। और जो वाटर यहाँ से निकला है, ये जो सीवेज वाटर में से स्लज अलग हो गया और ये जो वाटर अब जा रहा है, ये वाटर एक क्लियर वाटर है जो एनवायरमेंटली सेफ है। पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए बायोरेमिडिएशन यानी बायोरेमिडिएशन Did you take the screenshot? Yeah. Let's begin with clean technology now. After sewage management, let's come to the clean technology. Microorganisms have the natural tendency to break up man-made molecules, right? So these man-made chemicals which are continuously liberated due to the industrial revolution and so much of man's interference with the nature, right? इंस्टेड ऑफ एक केमिकल को दूसरे केमिकल से ट्रीट करके खत्म करना, फिर वो केमिकल के लिए कुछ और केमिकल का यूज करना, हम केमिकल से हमारी अर्थ को कितना बड़ा बोल्ट देते हैं, राइट। तो इनकी जगह पे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज कर सकते हैं केमिकल्स को क्लीन अप करने के लिए, क्योंकि ये उनकी अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, अलग अलग बैक्टीरिया की, अलग अलग फंगी की अपनी टेंडेंसी होती है इन ज़ेनोबायोटिक केमिकल्स से लड़ने की और हमारी अर्थ को क्लीन करने की। इनके पास नेचुरल शक्तियाँ होती है और ये शक्तियों का उपयोग हम करते हैं क्लीन टेक्नोलॉजी में, है ना। यूज ऑफ थायोबैसिली एंड सल्फोबैसिली बैक्टीरियाज, these bacteria are natural pollution controllers, right? These bacteria can be used to remove what? हम ये बैक्टीरिया को किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं? ये बैक्टीरिया लीचिंग ऑफ केमिकल्स के लिए यूज होते हैं, राइट। जैसे कि जो विभिन्न प्रकार की मेटलॉइड्स हैं, जिनमें से कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन जैसे जो मेटल्स हैं, ये लीच आउट कर जाते हैं। लीचिंग मतलब एनवायरनमेंट के साथ रिएक्ट करना, तो ये पॉइजनस है, राइट, एंड दे आर क्रिएटिंग पोल्यूशन। तो हम उनको, इन बैक्टीरिया से जब ट्रीट करते हैं तो हम उनकी लीचिंग को रोक सकते हैं। ऐसे कई बैक्टीरिया हैं जो सल्फर के साथ रिएक्ट करके सल्फर को सॉइल में से हटा देते हैं, करेक्ट। स्पिलिंग ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोल टैंक्स, राइट, या तेल के कुओं में
आग लग जाना, ऑयल का स्पिल हो जाना, ये क्रूड पेट्रोलियम एक बहुत ही बड़ी तकलीफ है ओशंस के अंदर, है ना। कई सैकड़ों मीटर्स तक तेल बिछ जाता है बिकॉज इट इज लाइटर देन वाटर, ये स्प्रेड होते ही जाता है। क्रूड पेट्रोलियम सनलाइट को ब्लॉक करता है, ऑक्सीजन का कनेक्शन ब्लॉक करता है वाटर से, और ये हमारे एक्वाटिक लाइफ को चोक करता है। हम अब तक के इसके लिए यूज करते थे केमिकल्स। केमिकल्स यूज करना एक बहुत ही तकलीफ दे जॉब है। क्यों? क्योंकि हम वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं बाय यूजिंग केमिकल्स। लेकिन हमने सीखा कि क्लीन टेक्नोलॉजी में अगर हम स्यूडोमोनास और एल्केनोबोरैक्स जैसे बैक्टीरियाज का यूज करते हैं तो ये आप पेट्रोलियम को डिग्रेड करके उसके पिरिमिडीन्स को डिसॉल्व कर देते हैं वो लोग, राइट, जिससे ये पेट्रोलियम सिंपलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेकअप होके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में तब्दील हो जाता है, राइट। तब इन बैक्टीरियाज को HCV बैक्टीरियाज भी कहा जाता है या हाइड्रोकार्बोनोक्लास्टिक बैक्टीरिया के नाम से ये बैक्टीरिया जाने जाते हैं। ओके, देन प्लास्टिक को डिग्रेड, प्लास्टिक हम सभी जानते हैं कि प्लास्टिक बनता है PET से, है ना। और ये PET अगर नेचुरली अगर हम यहाँ इसे छोड़ दें हमारे डंप्स में, डंपिंग यार्ड्स में, और हम छोड़ दें इन्हें इस तरीके के लैंडफिलिंग साइट्स में, ये नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल है, they take hundreds and thousands of years to degrade, right। तब हम अगर इन प्लास्टिक्स को बैक्टीरियाज लाइक विब्रियो स्पीशीज और आइडोनेला सकाइंसिस के साथ अगर हम इनका एक्सपोजर कराते, ट्रीटमेंट कराते, तो इनके अंदर कैपेसिटीज है प्लास्टिक को एक बहुत हद तक के डाइजेस्ट करके सिंपलर बनाने की। ओके, रबर जो अगेन एक बहुत ही टाइम टेकिंग बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस है, इनको फंजी लाइक एक्टिनोमाइसाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिस, नोकार्डिया एक्सेट्रा जैसे फंगी हेल्प करते हैं रबर डिकम्पोजिशन इन द लैंडफिलिंग साइट्स। एसिड रेन का एक सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है सल्फ्यूरिक एसिड। Sulfuric acid, when it falls on the earth's surface, it reacts with the metals and metallic compounds, right, to form its own sulfates, और इसी को हम एसिड रेन कहते हैं और एसिड रेन का हैवॉक कहते हैं, है ना। लेकिन अगर हम ये रेन वाटर को एसिडोफिलियम स्पीशीज या एसिडोबैसिलस स्पीशीज, कुछ इस तरीके के बैक्टीरिया है जो इस सल्फ्यूरिक एसिड को ये लोग एब्जॉर्ब करते हैं फॉर देयर ओन वेलबींग, और इससे हमें सल्फ्यूरिक एसिड से निजात मिलती है, ठीक है। जो एटॉमिक साइट्स है ना, एटॉमिक एनर्जी प्लांट्स के जो एफ्लुएंट्स निकलते हैं, एटॉमिक एनर्जी प्लांट से जो एफ्लुएंट्स निकलते हैं, इन एफ्लुएंट्स का एक इम्पॉर्टेंट भाग होता है यूरेनियम सॉल्ट्स का। ये यूरेनियम सॉल्ट्स वाटर सोल्यूबल है, तो अगर ये सॉइल में जाती है तो ये वाटर के साथ मिलके इट विल सीप डाउन एंड मिक्स विद अंडरग्राउंड वाटर, thus polluting the soil as well as the underground water। तब अगर इन सॉल्ट्स को हम जियोबैक्टर से ट्रीट करते हैं तो ये जियोबैक्टर इन यूरेनियम सॉल्ट्स को इनसॉल्युबल यूरेनियम सॉल्ट्स में कन्वर्ट करता है ताकि आप फिर इन्हें वाटर से हटा सकें, राइट। The last part of this lesson is microbial inoculants। Microbial inoculants हम फार्मिंग में यूज करते हैं as bioinsecticides, bioherbicides, biopesticides and biofertilizers। बैक्टीरिया का इन केमिकल्स के अलावा बैक्टीरिया का यूसेज ऑलवेज हेल्पफुल है क्योंकि ये खुद ऑर्गेनिजम्स है, दे डोंट पोल्यूट नेचर। लेकिन अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल हर्बिसाइड्स, वीडीसाइड्स वगैरह यूज करते हैं, दे आर poisonous to the health of the farmers, right, poisonous to the microorganisms present inside the soil, they create air pollution, soil pollution, water pollution, groundwater pollution, correct। तब ये
सब तकलीफों का निजात एक सॉल्यूशन में है और वो सॉल्यूशन है माइक्रोबायल इनोकुलस। ऐसे माइक्रोबैक्टीरियाज को यूज़ करना, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करना जो हमारे लिए हेल्दी है, इको फ्रेंडली है और जो फार्मिंग में हमें हेल्प करते हैं, राइट। सो दिस फिनिशेस with this third video finishes the lesson number 7, introduction to microbiology. Do not forget to subscribe my channel and click the bell button. Follow me on Insta also at MS Academy of Sciences, and do click on the links for the other videos also. Bye bye.